हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस और उनकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस वे एडवर्स इवेंट्स होते हैं जो किसी रोगी में ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स की ट्रांसफ्यूजन के दौरान या बाद में देखे जाते हैं। ये रिएक्शंस वेरियस फैक्टर्स जैसे इनकम्पैटिबल ब्लड, एंटीबॉडीज और अदर इम्यून रिस्पॉन्सेज का परिणाम होते हैं। इन रिएक्शंस को अपीयर होने के समय और इम्यून रिस्पॉन्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे इमीडिएट, एक्यूट और डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, इम्यूनोजेनिक और नॉन इम्यूनोजेनिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, अक्यूट और इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस ट्रांसफ्यूजन शुरू करने के पहले 15 मिनट के भीतर ही दिखने लगते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं अक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, फीब्राइल नॉन हेमोलिटिक रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड अक्यूट लंग इंजरी, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ये आमतौर पर 24 घंटे के बाद दिखाई देते हैं और इनमें शामिल हैं डिलेड हेमोलिटिक रिएक्शन, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन पुरपुरा, हीमोसाइडरोसिस, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। इसके अलावा कभी कभी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस कॉम्प्लिकेशंस के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। कॉमन इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस सबसे सामान्य है। यह डोनर प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन्स या प्रिजर्वेटिव्स के प्रति संवेदनशीलता के कारण होता है। लक्षण में चेहरे का लाल होना, खुजली और रैशेज है। सीवियर केस में यह लैरेंजियल एडिमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोटेंशन का कारण बन सकता है, जिसे एनाफिलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं। यदि समय पर इमरजेंसी इंटरवेंशन न किया जाए तो यह रोगी के लिए घातक हो सकता है। फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एक कॉमन इमीडिएट रिएक्शन है जिसमें फीवर, चिल और टैकीकार्डिया होता है, लेकिन इसमें हेमोलिसिस के कोई प्रमाण नहीं होते हैं। यह डोनर ल्यूकोसाइट्स द्वारा रिलीज पायरोजेनिक साइटोकिन्स के कारण होता है। ऐसे रोगियों को ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड ब्लड देने से भविष्य में यह समस्या कम हो सकती है। हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यह इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है, विशेष रूप से एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की स्थिति में। रेसिपिएंट के सीरम में मौजूद प्री फॉर्म एंटीबॉडीज और डोनर रेड सेल्स पर मौजूद एंटीजन के रिएक्शन से कॉम्प्लीमेंट्स का एक्टिवेशन होता है और इससे आरबीसीज का तेजी से इंट्रावास्कुलर डिस्ट्रक्शन होता है। इसके लक्षणों में फीवर और चिल, इन्फ्यूजन साइट पर पेन, हाइपोटेंशन और शॉक, एक्यूट रीनल फेलियर, ऑपरेशन के दौरान सर्जिकल साइट से ब्लीडिंग, लोइन और बैक पेन, हीमोग्लोबिनूरिया इत्यादि हैं। कुछ मामले में डीआईसी तक हो सकता है। डिलेड हेमोलिटिक रिएक्शन यह आमतौर पर आरएच और अन्य माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम एंटीबॉडीज जैसे कैल, डफी इत्यादि के कारण होता है। यह एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस का कारण बनता है जो धीरे धीरे होता है। इसके लक्षण माइल्ड जॉन्डिस, एनीमिया और बिलीरुबिन का बढ़ना इत्यादि होते हैं। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड अक्यूट लंग इंजरी यह एक गंभीर और जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें रोगी को सांस लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है और फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। यह आमतौर पर डोनर प्लाज्मा में मौजूद एंटी-एचएलए और एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी के कारण होता है। ये एंटीबॉडी रिसिपिएंट ल्यूकोसाइट्स के साथ प्रतिक्रिया करके ल्यूकोसाइट एग्रीगेट्स बनाते हैं जो पल्मोनरी वैस्कुलेचर में जमा हो जाते हैं। इससे वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे फेफड़ों में फ्लूइड जमा होने लगता है। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड यह तब होता है जब शरीर में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, खासकर अगर ट्रांसफ्यूजन बहुत तेजी से या अधिक मात्रा में दी जाए। इसके लक्षणों में हाई ब्लड प्रेशर, सांस फूलना और पल्मोनरी इडिमा हो सकते हैं। ये जटिलता बुजुर्ग मरीजों, किडनी रोग और हृदय रोग से ग्रसित रोगियों में अधिक देखने को मिलती है। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज यह उन रोगियों में होता है जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है। इसमें डोनर लिम्फोसाइट्स रिसिपिएंट की सेल्स पर हमला कर देते हैं, जिससे स्किन, लिवर और जीआईटी को गंभीर नुकसान होता है। यह एक अत्यंत गंभीर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसका खतरा एचएलए मैच डोनर के ब्लड से अधिक होता है, इसलिए नज़दीकी रिश्तेदारों का रक्त नहीं लेना चाहिए। इरेडिएटेड ब्लड का उपयोग करके इस कॉम्प्लिकेशन के जोखिम को कम किया जा सकता है। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन पुरपुरा यह एक रेयर लेकिन गंभीर कॉम्प्लिकेशन है जिसमें ट्रांसफ्यूजन के कुछ दिनों बाद प्लेटलेट्स की संख्या में अचानक गिरावट आ जाती है। यह एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी बनने की वजह से होता है। इसके उपचार में इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। इन्फेक्शन रिस्क्स यदि डोनर के रक्त में ट्रांसिएंट बैक्टीरिया हो या फ्लेबोटोमी साइट का सही तरीके से डिसइंफेक्शन न किया जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। यदि ब्लड की अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग न की जाए तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, मलेरिया और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसी संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि 24 घंटे में मरीज को उसके टोटल ब्लड के बराबर स्टोर्ड ब्लड चढ़ाना। इसके कारण कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
स्टोर्ड रेड ब्लड सेल्स से पोटेशियम रिलीज होने से हुए हाइपरकलीमिया से कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। कोल्ड ब्लड से हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स के माइक्रो एग्रीगेट्स फेफड़ों में जाने से एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS हो सकता है। संक्षेप में, यदि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो तुरंत रक्त चढ़ाना बंद कर देना चाहिए। कारण की पहचान करके उचित उपचार करना जरूरी है। ABO और RH टाइपिंग का सख्ती से पालन करने से हीमोलिटिक रिएक्शंस से बचा जा सकता है। ल्यूकोसाइड डिप्लीटेड ब्लड का उपयोग फेब्रल रिएक्शंस को रोकने में मदद करता है। आयरन ओवरलोड को रोकने के लिए आयरन चिलेशन थेरेपी दी जा सकती है। अतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है, लेकिन इससे जुड़े संभावित जोखिमों को समझना और उन्हें रोकना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि सही तरीके से स्क्रीनिंग, क्रॉस मैचिंग और मॉनिटरिंग की जाए तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को काफी हद तक रोका जा सकता है।